दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम आरपीए एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1950 और 1951 दोनों का अध्ययन करेंगे और देखेंगे कि दोनों अधिनियम के अंदर क्या क्या विशेषताएं दी गई है। तो शुरुआत हम 1950 के अधिनियम को पढ़ने से करते हैं। दोस्तों, ये एक प्रकार का रिवीजन लेक्चर होगा जिसमें हम फटाफट रिवीजन करेंगे और देखेंगे मूल प्रावधानों को और मूल विशेषताओं को। तो इसमें पहला प्रावधान है कि आवंटन और परिसीमन। तो इसके अंदर क्या है दोस्तों, लोकसभा और राज्य विधानसभा के लिए सीटों का आवंटन और चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन तय करने की बात की गई। तो दोस्तों, आरपीए एक्ट 1950 में इस बात का प्रावधान है कि आवंटन और परिसीमन लोकसभा और राज्य विधानसभा की जो सीटें हैं उसमें किस तरह से चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा और किस तरह से सीटों का आवंटन किया जाएगा। लोकसभा और विधानसभा में सीटों की संख्या और आरक्षण संविधान के अनुच्छेद 330 का अनुपालन करते हुए दिया जाएगा। तो दोस्तों, लोकसभा और विधानसभा की बात की गई है कि लोकसभा और विधानसभा में जो सीटों का आवंटन है उसमें जो एससी और एसटी के लिए जो आरक्षण है वो किस आर्टिकल के अनुसार किया जाएगा। तो आर्टिकल 330 का अनुपालन करते हुए लोकसभा और विधानसभाओं में सीटों का आवंटन किया जाएगा। रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1950 की धारा 3 कहती है कि एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण, एससी के लिए दोस्तों अभी फ़िलहाल में 84 सीटें आरक्षित है और एसटी के लिए 47 सीटें। तो हमें याद रखना क्या है, हमें याद रखना है कि आर्टिकल, संविधान का जो आर्टिकल है 330, इसके अनुसार रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1950 इसकी धारा 3 के अनुसार एससी और एसटी को सीटें क्या है, आरक्षित की जाती है। यदि एससी की बात करें तो एससी के लिए कितनी 84 सीटें हैं और एसटी के लिए 47 सीटें हमें देखने को मिलती है करंट कंडीशन में। तो 84 सीटें शेड्यूल कास्ट के लिए और 47 सीटें शेड्यूल ट्राइब के लिए। 2008 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया। इसके अनुसार रिप्रेजेंटेशन एक्ट की अनुसूची 1 में शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षण का राज्यवार ब्यौरा प्रस्तुत किया गया। सो दोस्तों, 2008 में जो संशोधन किया गया था इसके अंदर जो एससी एसटीज़ के लिए आरक्षण की बात हमने की है उसका राज्यवार ब्यौरा प्रस्तुत करने का काम किया। चुनाव संचालन से संबंधित अधिकारी क्या प्रावधान हमें 1950 के एक्ट में देखने को मिलता है। सो दोस्तों, क्या है 1950 में अब हमें क्या है, चुनाव अधिकारी कि कौन कौन से व्यक्ति होंगे चुनाव अधिकारी। तो लोकसभा, राज्य विधानसभा, राज्य विधानमंडल, इन सभी के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन के अलावा आरपीए एक्ट 1950 में चुनाव कराने वाले अधिकारियों का विवरण है। तो दोस्तों, क्या है, आरपीए एक्ट में चुनाव अधिकारियों का विवरण भी हमें देखने को मिलता है। तो सबसे पहला विवरण हमें देखने को मिला क्या, आवंटन और परिसीमन कि किस तरह से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं की सीटों का आवंटन और चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किया जाएगा। दूसरा प्रावधान हमें देखने को मिला कि लोकसभा और विधानसभा में किस तरह से एससी एसटीज़ को आरक्षण देने का काम किया जाएगा। तीसरा प्रावधान हम देखेंगे कि जो चुनाव संचालन करने वाले अधिकारी हैं वे कौन कौन से होंगे और चुनाव को किस किस के चुनाव की बात करेंगे, हम लोकसभा और राज्य विधानमंडल के चुनावों की बात करेंगे। तो आरपीए एक्ट के हमने 3 प्रावधान अभी तक देखे हैं। इसमें कहा गया है कि जो प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होगा। सो दोस्तों, क्या होगा, एक चीफ इलेक्शन ऑफिसर होगा। तो पहला प्रावधान है कि हर राज्य के अंदर एक मुख्य निर्वाचक अधिकारी होगा। दूसरा बोला गया है कि प्रत्येक जिले में चुनाव अधिकारी होगा। तो दोस्तों, क्या है, प्रत्येक जिले में भी एक है चुनाव अधिकारी, इलेक्शन ऑफिसर होगा। निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी भी होगा साथ। तो जिले के अंदर क्या है दोस्तों, चुनाव अधिकारी और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी होगा और उसकी सहायता के लिए क्या, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी भी होगा। सो दोस्तों, सहायक पंजीकरण अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी और निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी। तो जिले में हम 3 अधिकारियों की बात करेंगे। तो जिला निर्वाचक अधिकारी, निर्वाचक पंजीकरण अधिकारी और सहायक पंजीकरण अधिकारी। तो 3 प्रकार के अधिकारियों का उल्लेख हमें मिलता है जिला स्तर पर। चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति की बात भी की गई है। तो चौथा प्रावधान क्या है दोस्तों, चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति। 1989 में रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1950 में एक महत्वपूर्ण प्रावधान जोड़ा गया। इसमें कहा गया कि
मतदाता सूची तैयार करना, जांच करना तथा सुधार करने के कार्यों में लगे अधिकारी और कर्मचारियों की प्रतिनियुक्ति चुनाव आयोग में समझी जाएगी। सो दोस्तों, इसके अनुसार इस बात का प्रावधान किया गया कि जो भी अधिकारी, चाहे वो स्कूल मास्टर ही क्यों ना हो, तो जो अधिकारी और कर्मचारी मतदाता की जो सूची उसको तैयार करने में, चुनाव इसकी जांच करने में और इसका सुधार करने में जितने भी अधिकारी लगे हैं, उनकी नियुक्ति क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा समझी जाएगी। जब तक चुनाव का संचालन किया जा रहा है, सभी अधिकारी एवं कर्मचारी चुनाव आयोग के अधीक्षण एवं नियंत्रण में काम करेंगे। सो दोस्तों, इसमें बताया गया है कि सारे के सारे अधिकारी और कर्मचारी क्या हैं, चुनाव आयोग के अधीक्षण में और उसके नियंत्रण में ही काम करेंगे। सो दोस्तों, ये जो प्रावधान है, कौन सा प्रावधान कि चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति। सो दोस्तों, चुनाव आयोग में प्रतिनियुक्ति का जो प्रावधान है, इसके अनुसार कहा गया है कि जितने भी अधिकारी लोग इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, इलेक्शन को निष्पक्ष तौर से कराने में उनका जो प्रतिनियुक्ति है क्या है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा समझी जाएगी। अगला प्रावधान पढ़ते हैं, मतदाता सूची बनाने की जो शक्ति है, इसके संबंध में प्रावधान हमें आरपीए एक्ट 1950 में देखने को मिलता है। तो लोकसभा चुनाव क्षेत्रों एवं राज्य विधानसभा चुनाव क्षेत्रों के लिए मतदाता सूची बनाने की समस्त शक्तियाँ चुनाव आयोग को दे दी गई है। सो दोस्तों, हमें क्या प्रीलिम्स फैक्ट भी मिल गया कि जो मतदाता सूची बनाने की शक्ति किसके पास है, चुनाव आयोग के पास, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। तो लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव क्षेत्रों में मतदाता सूची के लिए समस्त शक्तियाँ क्या है, चुनाव आयोग के पास है। साथ ही चुनाव आयोग क्या है, अधीक्षण, नियंत्रण एवं निर्देशन में प्रत्येक मतदान क्षेत्र में मतदाता सूची बनाने का प्रावधान किया गया है। तो दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा क्या है, जितने भी मतदान क्षेत्र हैं उसके अंदर मतदाता सूची बनाने का प्रावधान किया गया है। और यह प्रावधान क्या है, 1950 के एक्ट में हमें देखने को मिलता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 325 में धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर किसी भी व्यक्ति को निर्वाचक नामावली में अपना नाम शामिल करवाने या हटवाने के आधार पर निर्वाचक नामावली में अपना नाम जोड़ने का दावा नहीं करेगा। सो दोस्तों, आर्टिकल 325 कहता है कि कोई भी व्यक्ति धर्म के नाम पर, मूल वंश के नाम पर, जाति के नाम पर या लिंग के आधार पर जो हमारी मतदाता सूची होगी उसके अंदर नाम जुड़वाने या नाम हटवाने के आधार पर पात्रता या अपात्रता को सही नहीं समझा जाएगा। दूसरी तरफ आरपीए एक्ट 1950 में कहा गया है कि जो मतदाता सूची में 3 आधारों पर पंजीकृत होने से अयोग्य घोषित किया जाएगा। सो दोस्तों, आरपीए एक्ट 1950 में भी कहा गया है कि किन आधारों पर किसी भी मतदाता को पंजीकृत होने से अयोग्य घोषित किया जा सकता है, यदि वह भारत का नागरिक नहीं हो। सो दोस्तों, यदि कोई व्यक्ति भारत का नागरिक नहीं होगा तो उसे क्या है, मतदाता सूची से हटा दिया जाएगा। सक्षम न्यायालय ने उसे चित्त विकृत घोषित कर दिया हो। तो दोस्तों, यदि किसी सक्षम न्यायालय ने उसे क्या है, मेंटली डिसेबल व्यक्ति घोषित कर दिया है, तो हम देखते हैं कि उसे भी पंजीकृत होने का अधिकार नहीं है। मतदाता के लिए एक अवधि में उसे अयोग्य ठहराया गया हो, यदि मतदाता के लिए मतलब उस व्यक्ति को किसी एक विशेष अवधि में आयोग के द्वारा अयोग्य ठहरा दिया गया हो किसी भ्रष्ट व्यवहार से संबंधित कानून के प्रावधान के अंतर्गत, तो चुनाव आयोग क्या है, उसे मतदाता सूची में शामिल नहीं करेगा। मतदाता सूची में पंजीकृत किसी भी व्यक्ति को एक से अधिक चुनाव क्षेत्रों के मतदाता सूची में और एक से अधिक बार पंजीकृत नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इसके अनुसार कहा गया कि कोई भी मतदाता क्या है, एक चुनाव क्षेत्र में एक बार से अधिक बार के लिए पंजीकृत नहीं हो सकता। मतलब एक बार में एक ही बार पंजीकृत हो सकता है और एक ही चुनाव क्षेत्र में। भारत में मतदाता का अधिकार दोस्तों आर्टिकल 326 में हमें देखने को मिलता है। तो आर्टिकल 326 कहता है कि भारत के जो नागरिक है, जो भी वयस्क नागरिक है, उन्हें मतदान करने का अधिकार होगा। आरपीए एक्ट के प्रावधान के अनुसार इसे दिया गया है। आर्टिकल 326 की यदि बात करें तो आर्टिकल 326 में कहा गया है कि चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। तो आर्टिकल 326 कहता है कि जो चुनाव है हमारा वयस्क मताधिकार के आधार पर होना चाहिए। सो दोस्तों, हम देखते हैं कि हमारा जो
वोट डालने का अधिकार है। हमारा जो वोटिंग राइट है वो एक प्रकार का क्या है, संवैधानिक अधिकार है, जो कि यूपीएससी में ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है कि हमारा जो मतदान डालने का अधिकार है, हमारा जो वोटिंग राइट है क्या है, एक प्रकार का संवैधानिक अधिकार है। इसमें मतदान से संबंधित 4 अयोग्यताओं का भी जिक्र किया गया है, जैसे कि अनिवासी, मतलब यदि कोई व्यक्ति भारत का निवासी नहीं है तो वह भी क्या है, उसे वोटिंग राइट नहीं मिलेगा। चित्त विकृत, मतलब अनसाउंड माइंड है, तब भी क्या है, वह व्यक्ति वोटिंग राइट का अधिकार नहीं रखेगा। यदि कोई व्यक्ति अपराधी, उसने कोई गंभीर अपराध किया है, तब भी उसे वोट डालने का अधिकार नहीं होगा। या फिर भ्रष्ट अवैध आचरण, उसने कुछ इस तरह का आचरण किया हो जो कि भ्रष्ट हो, अवैध हो, तब भी क्या है, इन 4 आधारों पर किसी भी व्यक्ति को वोटिंग राइट से वंचित किया जा सकता है। अब दोस्तों बात करेंगे एनआरआई, जो भी नॉन रेसिडेंस इंडियन है, उनको किस तरह से वोटिंग राइट मिलेंगे। तो आरपीए एक्ट 1950 में संशोधन करके अन्य देशों में रहने वाले अनिवासी भारतीयों को मतदान का अधिकार दिया गया है। इसे आरपीए एक्ट 2010 कहा गया है। तो 2010 संशोधन करके अब जो आरपीए एक्ट 1950 था उसका नाम कर दिया गया है 2010। भारत का ऐसा प्रत्येक नागरिक अपने चुनाव क्षेत्र की मतदाता सूची में पंजीकृत या पंजीकरण के लिए अधिकृत होगा यदि उसका कुछ शर्तें दी गई है, उसका नाम मतदाता अन्य स्थान की मतदाता सूची में नहीं है। तो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति किसी निर्वाचन क्षेत्र का व्यक्ति है, यदि उसका अन्य क्षेत्र की मतदाता सूची में उसका नाम नहीं है तो इस मतदाता सूची में उसका नाम होगा। यदि उसने अन्य देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की है, तो दोस्तों यदि उसने किसी दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण नहीं की है, भली वह विदेश में रह रहा है, तब भी उसे क्या है, भारत में वोट डालने का अधिकार होगा। यदि वह रोजगार के लिए, शिक्षा के लिए या अन्य किसी कार्य से अस्थायी रूप से अपने निवास क्षेत्र से बाहर है, तब भी क्या है, उसे वोट डालने का अधिकार होगा। तो ये एनआरआई के लिए 3 शर्तें हैं। यदि इन 3 शर्तों का पालन किया जाता है दोस्तों, तो उस एनआरआई को क्या है, भारत के अंदर वोटिंग राइट मिलेगा। सिविल न्यायालय क्षेत्र से बाहर, तो दोस्तों क्या है, सिविल न्यायालय न्यायिक क्षेत्र से बाहर है। आरपीए एक्ट 1950 में मतदाता सूची में पंजीकरण से संबंधित किसी भी विवाद को सिविल न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर रखा गया है। सो दोस्तों इसमें इस बात का प्रावधान है कि जो आरपीए एक्ट है उसमें मतदाता सूची का जब पंजीकरण किया जाएगा तो किस व्यक्ति को शामिल करना है और किसे नहीं करना है, इसे न्यायालय से दूर रखा गया है। इस प्रकार के जो विवाद होंगे, इन सभी विवादों का समाधान इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ही करेगा। तो आरपीए एक्ट 1950 में मतदाता सूची में पंजीकरण से संबंधित किसी भी विवाद को सिविल न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र से बाहर रखा गया है। इसमें क्या क्या होगा, जैसे कि नाम दर्ज कराने हेतु गलत सूचना दिए जाने पर 1 वर्ष की सज़ा भी हो सकती है। सो दोस्तों क्या है, यदि आप गलत सूचना देकर मतदाता सूची में अपना नाम दर्ज कराएंगे तो आपको होगी 1 साल की सज़ा। रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 की यदि बात करें, 2017 में फिर से इसमें संशोधन किया गया। तो 1950 में पहले 2010 में संशोधन किया गया और अब फिर 2017 में संशोधन किया गया। तो क्या संशोधन था, एनआरआई को डाक मतपत्र पोस्टल बैलेट का अधिकार होगा। इसे हम प्रॉक्सी वोटिंग कहते हैं। तो दोस्तों एक जो नया संशोधन जुड़ा था, इसके अनुसार जो भी हमारे नॉन रेसिडेंस इंडियन थे उन्हें अब डाक पत्र पोस्टल बैलेट के माध्यम से जो वोटिंग की जाती है उसके लिए भी स्वीकृति मिल गई है, प्रॉक्सी वोटिंग जिसे कहते हैं हम। तो प्रॉक्सी वोटिंग के लिए 2017 में संशोधन किया गया था। तो जो भी एनआरआई हमारे सभी एनआरआईओ को प्रॉक्सी वोटिंग या पोस्टल बैलेट का अधिकार दिया गया है कि पोस्टल बैलेट के माध्यम से हम उनके उनके मत को या वोटिंग राइट को सुनिश्चित करने का काम किया है। सो दोस्तों 1950 का एक्ट हम पढ़ चुके हैं कि उसमें क्या क्या बातें की गई है। तो 1950 क्या है दोस्तों, पूरी तरीके से क्या है, निर्वाचन क्षेत्र के अंदर किस तरह से संचालन किया जाएगा, किस तरह से किसी व्यक्ति को मतदान के अंदर शामिल किया जाएगा और किस तरह से न्यायालय को जितने भी इलेक्शन संबंधी विवाद है उसे बाहर रखा गया है वोटिंग राइट में मतदाता सूची के अंदर शामिल होने या न शामिल होने के संबंध में। साथ ही 1950 में हमने देखा कि किस तरह से जो चुनाव अधिकारी होंगे जिला स्तर पर, राज्य स्तर पर
और जितने भी कर्मचारी हमारे लगे होंगे इलेक्शन कराने में, वे सभी क्या है उनकी प्रतिनियुक्ति इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा समझी जाएगी। सो दोस्तों हमने देखा 1950 के एक्ट में क्या क्या प्रावधान किए गए हैं। अब बात करेंगे 1951 का एक्ट। 1951 के एक्ट में हमें क्या देखने को मिलता है? तो 1951 का एक्ट क्या है? संसद और राज्य विधानसभाओं के चुनाव का संचालन, सांसदों एवं विधायकों की योग्यता और अयोग्यता संबंधी, चुनाव संबंधी जो भ्रष्ट व्यवहार हैं, उनकी चुनावी अपराध हैं और चुनाव में होने वाले विवादों और संदेहों पर प्रावधान करता है। सो दोस्तों क्या है? आरपीए एक्ट 1951 क्या है? इसमें कहा गया है कि जितने भी लोकसभा और राज्य विधानसभा के चुनाव है उनका संचालन करना, उनके संचालन में यदि कोई एमपी या एमएलए हैं उनकी योग्यताओं और अयोग्यताओं का निर्धारण करना, यदि चुनाव में किसी प्रकार का भ्रष्ट व्यवहार पाया जाता है तो इस प्रकार के भ्रष्ट व्यवहार के लिए किस तरह से इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कदम उठाएगा, इसकी बात हमें देखने को मिलेगी। तो देखते हैं कि इसकी आवश्यकता क्यों है। तो भारतीय संविधान के कुछ अनुच्छेद संसद के द्वारा बनाए गए हैं ऐसे कानून की अपेक्षा रखते हैं कि जो संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कुछ बातों को स्पष्ट कर सकें। जैसे कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102 और 191 में कहा गया है कि संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि की चर्चा है। तो संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि की चर्चा है। तो जैसे आरपीए एक्ट 1950 और आरपीए एक्ट 1952, ये क्या है दोस्तों? दोनों ही संसद के द्वारा बनाई गई विधियां हैं। इसी तरह भारतीय संविधान का आर्टिकल 327 क्या बोलता है कि चुनाव से संबंधित विषयों के लिए उपबंध करने की शक्ति संसद को है। सो दोस्तों आर्टिकल 327 कहता है कि जो चुनाव से संबंधित जितने भी उपबंध हैं उन सभी को बनाने की शक्ति क्या है? संसद के पास है। और इसी आधार पर संसद ने 1950 और 1951 का क्या है दोस्तों? एक्ट बनाया। इसी तरह संवैधानिक अपेक्षा को पूरा करता है। तो दोस्तों आर्टिकल हमारा 102E और 191E ये सभी क्या है दोस्तों? इस बात का प्रावधान करता है कि संसद चुनाव के लिए कोई विधि बनाए और पूरा चुनाव उस विधि के अनुरूप हो। ये बात की गई है आर्टिकल 327 में। इसका महत्व क्या है? आर्टिकल 1950 का किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति एवं राज्यपाल के द्वारा क्रमशः प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया जा सकता है। सो दोस्तों इसमें कहा गया है कि राष्ट्रपति के द्वारा पीएम की नियुक्ति की जाती है और राज्यपाल के द्वारा सीएम की नियुक्ति की जा सकती है। बस शर्त है कि 6 महीने के भीतर उसे सांसद या विधायक बनना होगा, अर्थात सदन की पूर्ण सदस्यता प्राप्त करनी होगी। सो दोस्तों हम पहले भी पुराने वीडियो में इस बात को देख चुके हैं कि कोई भी व्यक्ति क्या है प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बन सकता है या मिनिस्टर बन सकता है, लेकिन एक शर्त है उसे 6 महीने के अंदर किसी भी रूप में उसे संसद की सदस्यता या फिर राज्य विधानमंडल की सदस्यता ग्रहण करनी होगी। भारत में राजनीति के अपराधीकरण की रोकथाम के लिए इस महत्वपूर्ण हथियार के रूप में जाना जाता है। सो दोस्तों रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951, आरपीए एक्ट 1951 क्या है दोस्तों? जो राजनीति का जो अपराधीकरण हो रहा है इसके लिए एक महत्वपूर्ण हथियार के रूप में जाना जाता है। बाहुबल, धनबल आदि को रोकने के लिए भी इसका विशेष महत्व है। सो दोस्तों हम देखते हैं कि भारतीय राजनीति में क्या है? राजनीति का अपराधीकरण हो रहा है, इसके अंदर बाहुबल और धनबल का खूब प्रयोग हो रहा है। तो इससे निपटने के लिए आरपीए एक्ट 1951 हमारे लिए महत्वपूर्ण स्थान रखता है। 1951 क्यों हमेशा चर्चा में रहता है? सो दोस्तों हम बात करेंगे जो 1951 क्यों चर्चा में रहा है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर वर्सेस जॉन चौकीदार केस क्या है? चौकीदार केस 2013, इसको लेकर भी आरपीए एक्ट 1951 चर्चा में था। फिर लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस 2013, इसमें सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया था, इसको लेकर भी क्या है? आरपीए एक्ट 1951 चर्चा में था। फिर केंद्रीय सूचना आयोग का राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने का फैसला। तो केंद्रीय सूचना आयोग ने कहा था कि जो राजनीतिक दल है उसे भी आरटीआई के दायरे में लाना चाहिए। तो इस विवाद को लेकर भी आरपीए एक्ट 1951 क्या है? चर्चा में रहा था। फिर गोपीनाथ मुंडे के द्वारा लोकसभा चुनाव में 8 करोड़ रुपए खर्च का खुलासा किया गया और उसके बाद चुनाव आयोग की कार्रवाई हुई। तो इसके कारण भी आरपीए एक्ट 1951 क्या है? चर्चा में रहा था। सो दोस्तों हमने देखा कि कुछ
ऐसे बाद रहे हैं, कुछ इस तरह के मामले रहे हैं जो 1951 को, हमारा जो 1951 का एक्ट है उसको अति महत्वपूर्ण बनाने का काम करता है। फिर बाद में जो 8 करोड़ का केस था उसमें क्या है, जेल में बंद हिरासत में रखा गया व्यक्ति या राज्य विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। इसमें कहा गया है कि जो जेल में कोई भी व्यक्ति बंद है तो वह क्या राज्य विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ सकता। सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया दोस्तों, इसमें कहा गया है कि जो दागी सांसद और विधायक यदि दोषी पाए जाते हैं तो उनकी सदस्यता तत्काल रद्द की जाएगी और उनकी सीट जो है रिक्त कर दी जाएगी। तो हमें सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखना होगा कि जो भी एमपी एमएलए हैं यदि किसी न किसी रूप से दोषी पाए गए हैं तो क्या है उनकी सदस्यता तत्काल रूप से क्या है रद्द कर दी जाएगी, साथ ही उनकी सीट को पूरी उसी वक्त रिक्त कर दी जाएगी, मतलब खाली कर दी जाएगी। इसके कुछ एग्जाम्पल है, जैसे राशिद मसूद लोकसभा की सदस्यता रद्द की। क्यों चर्चा में था? क्योंकि चाचा ने भतीजे को मेडिकल कॉलेज में एडमिशन दिलाया था। फिर दूसरा है लालू प्रसाद यादव चारा घोटाला। तो ये दो एग्जाम्पल ऐसे हैं दोस्तों जिसके माध्यम से क्या है सदस्यता रिक्त करने की बात की, सदस्यता हमें रिक्त देखने को मिलती है। हालांकि अपील करने का अधिकार इन्हें दिया जाएगा, तो अपील करने का अधिकार भी इन लोगों को दिया जाएगा, लेकिन सदस्यता तो रद्द होगी। 1951 की धारा 8(4) को सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक घोषित कर दिया। सो दोस्तों हम राजनीति में क्या देखते हैं, राजनीति का अपराधीकरण देखते हैं, प्रशासन का राजनीतिकरण देखते हैं। प्रशासन का राजनीतिकरण से आशय है दोस्तों जितने भी हमारे सिविल सर्वेंट हैं उनको क्या है कोई ना कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने तरफ झुकाने का काम करती है, उन पर कंट्रोल करने का काम करती है। इसे हम कहते हैं प्रशासन का राजनीतिकरण। भ्रष्टाचार और अत्याचार की गंगोत्री है राजनीति। तो राजनीति क्या है दोस्तों, अब हमारी भ्रष्टाचार और अत्याचार की गंगोत्री बनती जा रही है। राजनीति ने सोसाइटी को लीड करने की बजाय अब मिसलीड करने का काम किया है। तो राजनीति क्या है दोस्तों, अब हमारे समाज को नेतृत्व देने की बजाय क्या है उसे गुमराह करने का काम कर रही है, मिसलीड करने का काम कर रही है। इसलिए हम देखते हैं कि 1951 का जो एक्ट है हमारे पास, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण भूमिका रखता है। तो दोस्तों अब आरपी एक्ट 1950 या 1951 की क्या है कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं या उनके महत्वपूर्ण प्रावधान के ऊपर हम चर्चा करेंगे। तो उसके अंदर पूरे आरपी एक्ट को कुछ भागों में बांटा गया है। तो हम बात करेंगे प्रारंभिक भाग की कि प्रारंभिक भाग या पहले भाग में क्या लिखा गया है महत्वपूर्ण। तो आरपी एक्ट के भाग 1 में संक्षिप्त नाम और राजनीतिक दलों आदि की परिभाषा दी गई है। तो भाग 1 में क्या है दोस्तों, कुछ संक्षिप्त नाम दिए गए हैं और राजनीतिक दलों की कुछ परिभाषाएं दी गई है। राजनीतिक दल भारत में व्यक्तिगत नागरिकों से बने हुए संघ निकाय हैं। तो दोस्तों क्या है, राजनीतिक दल को क्या माना गया है, एक संघ या निकाय माना गया है, नागरिकों से बना हुआ एक संघ बताया गया है। आरपीए एक्ट 1951 की धारा 29(a) के तहत चुनाव आयोग के द्वारा एक राजनीतिक दल के रूप में पंजीकृत करना आवश्यक है। तो दोस्तों आरपीए एक्ट की जो धारा है 29(a) आरपीए एक्ट 1951 की धारा क्या है, कहती है कि चुनाव आयोग के द्वारा किसी भी राजनीतिक दल को पंजीकृत होना आवश्यक है। दूसरी बात कही गई है कि विधायक और विधायकों की योग्यता के संबंध में है। आरपीए एक्ट 1951 कहता है कि राज्यसभा हो, लोकसभा हो या राज्य विधानसभा हो या राज्य विधान परिषद हो, उसके लिए सदस्यों की योग्यता और शर्तें तय करने का काम 1951 में किया गया है। भारत के संविधान में सांसद और विधायक चुने जाने के लिए जो अर्हताएं हैं, तो उसके बाद 1951 में निर्धारित की गई अर्हताएं उनसे भिन्न एवं अतिरिक्त हैं। सो दोस्तों हमें क्या है, जब हम राज्य की कार्यपालिका और संघ की कार्यपालिका का अध्ययन करते हैं तो उसके अंदर भी क्या है दोस्तों, एमपी और एमएलए के लिए कुछ शर्तें हैं कि एमपी और एमएलए बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। साथ ही आरपीए एक्ट भी कहता है कि आरपीए एक्ट की भी कुछ अपनी आरपीए एक्ट 1950 में भी कुछ आधारों पर योग्यताओं की बात की गई है। तो संविधान के अंदर क्या है, आर्टिकल 84 में संसद की सदस्यता के लिए कुछ योग्यताएं की बात की गई है कि कोई व्यक्ति संसद के किसी स्थान को भरने या चुने जाने के लिए तभी योग्य होगा जब, कुछ योग्यताओं की बात की गई है, जब क्या क्या होगा, जब वह भारत का नागरिक होगा, चुनाव आयोग के द्वारा प्राधिकृत
किसी व्यक्ति के सामने तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ ग्रहण करेगा। सो दोस्तों क्या है, एक पहले तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए और तीसरी अनुसूची के अनुसार उसे शपथ लेनी चाहिए। और राज्यसभा के लिए यदि कोई व्यक्ति चुना जा रहा है तो उसकी आयु 30 वर्ष होनी चाहिए और लोकसभा के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। उसके पास ऐसी अन्य अर्हताएं हो जो संसद द्वारा मांगी गई हो। सो दोस्तों हमें 4 प्रकार की योग्यताएं देखने को मिलती है। पहले उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, फिर तीसरी अनुसूची के अनुसार उसे शपथ ग्रहण करनी चाहिए। यदि लोकसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसे 25 वर्ष की आयु होनी चाहिए, और यदि राज्यसभा का सदस्य बनना चाहता है तो उसके पास 30 वर्ष की आयु होनी चाहिए। और फिर ऐसी अन्य योग्यताएं जो संसद के द्वारा मांगी गई हो। राज्यसभा की योग्यताएं, तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए कौन कौन सी योग्यताएं होनी चाहिए। भारत के किसी संसदीय चुनाव क्षेत्र का मतदाता हो। तो दोस्तों क्या है, भारत के किसी भी संसदीय चुनाव क्षेत्र का उसे मतदाता होना चाहिए, मतलब उसे वोटर होना चाहिए। किसी न किसी भी चुनाव क्षेत्र का, मतलब मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए, तब वह राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। पहले यह प्रावधान था कि एक व्यक्ति किसी राज्य या संघ क्षेत्र का राज्यसभा में प्रतिनिधि के रूप में चुने जाने के लिए क्या है, योग्य नहीं होगा जब तक कि वह उसी निर्वाचन क्षेत्र का पंजीकृत मतदाता न हो। तो दोस्तों पहले क्या प्रावधान था कि यदि कोई व्यक्ति किसी खास चुनाव क्षेत्र से लड़ना चाहता है तो उसे उसी क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। जैसे कि दोस्तों यदि मान लीजिए कि एक तरफ नॉर्थ ईस्ट का इधर क्या है, नॉर्थ ईस्ट है, और इधर क्या है, गुजरात है, तो कोई व्यक्ति नॉर्थ ईस्ट से राज्यसभा की सीट पर लड़ना चाहता है तो उसे नॉर्थ ईस्ट का व्यक्ति ही बनना का सदस्य होना चाहिए था, और नॉर्थ ईस्ट की इलेक्टोरल लिस्ट में ही उसका नाम होना चाहिए था, ना कि गुजरात में। लेकिन अब क्या है, व्यक्ति गुजरात का व्यक्ति भी दोस्तों क्या है, नॉर्थ ईस्ट के चुनाव क्षेत्र से लड़ सकता है और राज्यसभा का सदस्य बन सकता है। तो 2003 में क्या है, इस प्रावधान को हटा दिया। सुप्रीम कोर्ट 2006 में सुप्रीम कोर्ट ने इस निर्णय को वैध ठहराया। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या है दोस्तों, इस निर्णय को वैध ठहराने का काम किया। लोकसभा सदस्यता की योग्यता, तो दोस्तों अब लोकसभा है, उस व्यक्ति की कौन कौन सी योग्यता होनी चाहिए। रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट 1951 में कहा गया कि जो लोकसभा सदस्य के लिए उसे शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए आरक्षित सीटों के संदर्भ में सभी प्रावधानों को स्पष्ट किया गया है। तो दोस्तों आरपीए एक्ट में क्या है, एससी एसटीज़ के लिए जो आरक्षित सीटें हैं उसके लिए कुछ योग्यताएं स्पष्ट की गई है। ऐसी लोकसभा सीटें जो एससी या एसटी के लिए आरक्षित की गई हैं उनके संदर्भ में 2 योग्यताओं की बात की गई है। पहला है कि उम्मीदवार को किसी भी अनुसूचित जाति या जनजाति का सदस्य होना चाहिए, न कि उसी अनुसूचित जाति या जनजाति का होना चाहिए। सो दोस्तों पहला प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति यदि रिजर्व सीट के लिए लड़ रहा है तो उसे एससी का होना चाहिए या एसटी का होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उसी एसटी का और उसी एससी का होना चाहिए। जैसे कि एक एग्जाम्पल देके बताया गया है कि जैसे मीणा जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर मीणा जनजाति के व्यक्ति को ही चुनाव लड़ा जाना आवश्यक नहीं है, क्योंकि दोस्तों यदि मान लीजिए कि मीणा जनजाति जो है क्या है, एक एससी जनजाति है, एक एससी के अंदर आने वाला है, लेकिन मीणा के अलावा भी बहुत सारे ग्रुप हैं जो एससी में आते हैं। तो मीणा जनजाति का व्यक्ति जरूरी नहीं है कि एससी के लिए मीणा के लिए ही काम करेगा और मीणा ग्रुप के द्वारा ही सिलेक्टेड होगा। अन्य जो लोग हैं अन्य ग्रुप से भी क्या है, एससी के लिए उस सीट पर नाम दाखिल किया जा सकता है और अन्य व्यक्ति भी मीणा व्यक्ति के लिए काम करेगा। तो इस बात का प्रावधान किया गया है। लोकसभा की सदस्यता के लिए, जो भी लोकसभा है उसकी सदस्यता के लिए उम्मीदवार को किसी भी संसदीय चुनाव क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए। सो दोस्तों यहाँ पर भी सेम बात कर दी गई है कि किसी भी संसदीय चुनाव क्षेत्र का उसे मतदाता होना चाहिए, मतलब उसका नाम वोटिंग रोल है या वोटिंग लिस्ट है उसका अंदर होना चाहिए। संसदीय चुनाव क्षेत्र का मतदाता जिससे वह लड़ रहा हो। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं कि जो लोकसभा की सदस्यता के लिए जो उम्मीदवार है उसका चुनाव क्षेत्र में मतदाता के रूप में उसका पंजीकरण होना चाहिए, न कि उसी संसदीय चुनाव क्षेत्र का मतदाता जिससे कि वह लड़ रहा हो। तो दोस्तों जैसा हमने अभी राज्यसभा के लिए देखा, सेम वैसा ही हम अब लोकसभा के लिए भी देख रहे हैं कि वह उसे किसी भी संसदीय चुनाव क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए बस।
इसके कुछ अपवाद की हम बात करेंगे, कुछ कुछ अपवाद भी हमें देखने को मिलेंगे, जैसे कि लोकसभा के सदस्य हेतु जैसे असम के स्वायत्त शासित जिले हैं, क्या है, ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल हैं, वहाँ पर क्या है, यह प्रावधान लागू नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, जिस जनजाति का व्यक्ति है उसी जनजाति के लिए और उसी जनजाति के सदस्य के लिए काम करेगा और उसी जनजाति से वह आएगा, तो यहाँ पर यह प्रावधान हमें देखने को मिलता है। तो असम के स्वायत्त जिले में अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीट पर उसी शेड्यूल ट्राइब का सदस्य और उसी स्वायत्त जिले का होना चाहिए। सो दोस्तों क्या है, उसी शेड्यूल ट्राइब का सदस्य भी होना चाहिए और उसी स्वायत्त शासित जिले का सदस्य भी होना चाहिए। तो ये दोनों ही कंडीशन हमें इस अपवाद स्वरूप देखने को मिलती है असम में। दोस्तों लक्षद्वीप के मामले में भी यही स्थिति है और सिक्किम के मामले में भी यही स्थिति है। सो दोस्तों हमने देखा कि असम, लक्षद्वीप और सिक्किम, इन तीनों में क्या है दोस्तों, उसी ट्राइबल ग्रुप से होना चाहिए और उसी जिले या उसी क्षेत्र से होना चाहिए। तो ये प्रावधान हमें अपवाद स्वरूप देखने को मिलता है असम में, लक्षद्वीप में और सिक्किम में। विधानसभा के सदस्य के लिए योग्यता है। तो दोस्तों विधानसभा के सदस्य के लिए कुछ योग्यता हैं। जो SC STs के आरक्षित सीटें हैं उसके बारे में दो तरह की योग्यता हैं। तो जो SC और ST के लिए दोस्तों रिजर्वेशन है, उन रिजर्व सीटों के लिए कुछ योग्यताएं की बात की गई है। उसी जाति या उसी जनजाति का सदस्य होना चाहिए। सो दोस्तों अभी हमने पीछे बात की थी लोकसभा के बारे में, संसद के बारे में, लेकिन अब बात कर रहे हैं हम राज्य विधानमंडलों के बारे में। तो इसमें बोला गया है कि उसी जाति या उसी जनजाति का सदस्य होना चाहिए। यदि कोई व्यक्ति SC से है तो SC ग्रुप से ही संबंधित होगा और SC सीट पर ही वो आएगा। राज्य की किसी भी विधानसभा का मतदाता होना चाहिए। तो दोस्तों जैसे मान लीजिए कि ये मध्य प्रदेश है और मध्य प्रदेश का किसी भी विधानसभा क्षेत्र का वो मतदाता हो सकता है, तब वह क्या है, MLA बनने का अधिकार रखेगा, विधानसभा का सदस्य बनने का अधिकार रखेगा। विधान परिषद की यदि बात करें तो विधान परिषद में क्या है, सदस्य की कुछ योग्यताएं की बात की गई है। तो किसी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता हो और उसी राज्य का होना चाहिए। तो विधान परिषद का सदस्य बनने के लिए क्या है दोस्तों, उसे उसी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता, किसी भी विधानसभा क्षेत्र का मतदाता होना चाहिए और राज्यपाल के द्वारा नामांकन के लिए उसे उस राज्य का निवासी होना चाहिए। तो राज्यपाल के द्वारा नामांकन के लिए उस राज्य का निवासी हो। तो दोस्तों यदि आप राज्य विधान परिषद का सदस्य बनना चाहते हो तो आपको उसी राज्य का निवासी होना भी चाहिए। अब दोस्तों 1951 में जो हमारे MP और MLA हैं उनकी अयोग्यताएं के बारे में बात की गई, डिस्क्वालिफिकेशन की बात की गई, कब कोई भी MP या MLA डिस्क्वालीफाई होगा। सो दोस्तों धारा 8 में कहा गया है कि यदि किसी मामले में वह दोषी सिद्ध हो जाए तो धारा 8 के RPA की धारा 8 कहती है, RPA 1951 की धारा 8 कहती है कि यदि वह व्यक्ति किसी मामले में दोषी पाया जाता है तो वह क्या होगा, डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। भ्रष्ट प्रक्रिया, यदि चुनाव में क्या है करप्ट प्रैक्टिसेस करता है तो धारा 8A धारा 8A क्या कहती है दोस्तों, कि यदि करप्ट प्रैक्टिसेस करेगा तो वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। सरकारी ठेका लेने के आधार पर, तो 9A बोलता है यदि कोई व्यक्ति दोस्तों MP है या MLA है और उसने सरकारी ठेका लेके रखा है, मतलब सरकारी विभाग की जितनी भी योजनाएं हैं यदि उसमें उसने ठेका लेके रखा है, कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है, तो धारा 9A के अनुसार भी क्या है, वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। यदि वह किसी भी प्रकार का सरकारी पद धारण करता है तो दोस्तों RPA की धारा 10 के अनुसार बोला गया है कि यदि वह सरकारी पद धारण करेगा किसी न किसी प्रकार का, तो वह तब भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। चुनावी खर्चों का ब्यौरा न देने पर, तो धारा 10A बोलती है कि आपको समय सीमा के अंदर आपको समय सीमा के भीतर क्या है, अपना चुनावी खर्च, आपने इलेक्शन में कितना खर्च किया है उसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के पास इसका ब्यौरा देना होगा। यदि नहीं देता है तो भी डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। दोस्तों आप बताया गया है कि जो सांसद और विधायकों की अयोग्यता है उसका निर्धारण कौन करेगा, तो संविधान में दिए गए अयोग्यता संबंधी प्रावधानों के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण किया जाएगा।
दूसरा है दल बदल के आधार पर भी अयोग्यता का निर्धारण किया जाएगा और जनप्रतिनिधि अधिनियम 1951 के आधार पर अयोग्यता का निर्धारण किया जाएगा। तो दोस्तों 3 प्रकार से हम देखते हैं कि जो हमारे सांसद हैं और विधायक हैं, 3 प्रकार से उन पर डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय लिया जा सकता है। जैसे कि संविधान में कुछ योग्यताएं दी गई, तो आर्टिकल 85 में हमने देखा था कि उसे भारत का नागरिक होना चाहिए, उसे 30 वर्ष या यदि लोकसभा में 30 वर्ष और राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष की आयु कर लेनी चाहिए, भारत का नागरिक हो और अन्य प्रकार की योग्यताएं जो संसद के द्वारा मांगी गई हो। फिर दल बदल के आधार पर भी क्या है दोस्तों हमें देखने को मिलता है योग्यताएं और अयोग्यताएं। फिर जनप्रतिनिधित्व अधिनियम में भी कुछ बातें की गई हैं कि किन आधारों पर किसी भी व्यक्ति को अयोग्य ठहराया जाएगा। जैसे कि यदि कोई व्यक्ति दोषी पाया गया है तो दोषी पाए जाने के आधार पर दोष सिद्धि के आधार पर भी उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। जैसे संवैधानिक प्रावधान की यदि बात करें तो आर्टिकल 102 सांसदों की अयोग्यताओं से संबंधित है। जैसे कि उसे किसी लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, मंत्री पद छोड़कर, जो भी व्यक्ति मंत्री पद है उसको छोड़कर। विकृत चित्त, यदि न्यायालय ने ऐसा घोषित कर दिया है कि ये चित्त विकृत व्यक्ति है, दिवालिया घोषित हो चुका है, तो भी क्या है उसे सांसद होने से, सांसद की सदस्यता से क्या है दोस्तों उसे वंचित किया जा सकता है। यदि वह संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा अयोग्य घोषित कर दिया जाए, तो दोस्तों यदि संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा कोई व्यक्ति अयोग्य घोषित कर दिया जाता है, तब भी क्या है वह डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। तो हमने देखा कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में क्या बात की गई है, लाभ के पद पर नहीं होना चाहिए, विकृत चित्त वाला व्यक्ति नहीं होना चाहिए, दिवालिया घोषित नहीं किया गया हो, भारत का नागरिक होना चाहिए। यदि भारत का नागरिक नहीं है तब भी उसे क्या अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और यदि संसद के द्वारा बनाई गई किसी विधि के द्वारा उसे अयोग्य घोषित कर दिया गया है, तब भी उसे हम डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं। दोष सिद्ध होने के बाद, सजा काटने के बाद, जेल से छूटने के बाद से लेकर 6 वर्ष तक चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किया जाएगा। सो दोस्तों यदि कोई व्यक्ति उसके ऊपर दोष को क्या है सिद्ध हो गया है, उसे सज़ा मिल गई है, तब क्या होगा कि सज़ा काट ली गई है। मान लो कि कोई व्यक्ति है, उसे आज यहाँ पर सज़ा मिल गई है और इतने समय में उसने क्या है सज़ा पूरी हो गई है। अब क्या व्यक्ति है इस समय से लेकर 6 वर्ष तक क्या है वह डिस्क्वालीफाई होगा। फिर 6 वर्ष के बाद ही वह चुनाव लड़ सकता है और सदस्य बनने की योग्यता रख सकता है। और कौन कौन सी योग्यता है दोस्तों, तो अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, फेमा एक्ट, फेरा एक्ट, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट, नेशनल ऑनर एक्ट। तो इन सभी एक्ट के माध्यम से भी किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित किया जा सकता है। और इन एक्ट के माध्यम से यदि इन एक्ट के आधारों पर दोषी पाया गया है तो उसे 2 साल या उससे भी अधिक सज़ा मिली है तो क्या है उसे धारा 8 के अनुसार 6 वर्ष तक अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो यदि कोई किसी भी व्यक्ति को 2 साल या उससे अधिक की सज़ा मिलती है ऊपर दिए गए एक्ट के अनुसार, तो धारा 8 के तहत दोस्तों क्या है 6 वर्ष तक उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। तो दोषी व्यक्ति को क्या है दोस्तों 6 वर्ष तक के लिए उसे अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। और ये बात हमें मिली है लिली थॉमस केस डेट ऑफ कन्विक्शन से। तो लिली थॉमस केस था दोस्तों, इसमें डेट ऑफ कन्विक्शन से लेकर 6 वर्ष तक क्या है किसी सदस्य को अयोग्य घोषित किया जाएगा। अब इलेक्शन के एक्सपेंसेस देखते हैं कि इलेक्शन के खर्चे के संबंध में क्या प्रावधान है। तो लोकसभा में बात की गई कि 54 लाख रुपए से लेकर 70 लाख रुपए आप खर्च कर सकते हैं। और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा में आप 20 लाख रुपए से लेकर 28 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकते हैं। और इस चीज़ का प्रावधान कहाँ गया है, कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961। तो कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 में इस बात का प्रावधान है। और 30 दिन के भीतर क्या है दोस्तों, आपने जितना भी चुनावी खर्च है उसका ब्यौरा आपको चुनाव आयोग के समक्ष रखना होगा। यदि 30 दिन के भीतर यदि आपने चुनाव हो जाने के बाद चुनावी खर्च का ब्यौरा आपने नहीं दिया, तब आपके ऊपर कार्यवाही की जा सकती है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा। चुनाव खर्च की यदि बात करें तो राजनीतिक दल पर लिमिट क्या है नहीं है। तो राजनीतिक दल बोलता है कि चुनाव खर्च में क्या है लिमिट नहीं है, 90 दिन के अंदर उसे खर्च का ब्यौरा देना होगा। लेकिन प्रत्याशी पर लिमिट है, तो प्रत्याशी पर
लिमिट है चुनाव खर्च करने की, लेकिन जो राजनीतिक दल है उसके ऊपर किसी भी प्रकार की लिमिट नहीं है। और किसी भी व्यक्ति जो प्रत्याशी है, प्रत्याशी को 30 दिन के अंदर अपना चुनावी खर्च का ब्यौरा देना होगा और राजनीतिक दल है उसे 90 दिन के अंदर अपना ब्यौरा देना होगा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पास। जैसे फॉर एग्जांपल दोस्तों हम बात करेंगे, ये पूरा बीजेपी का दल है और इस बीजेपी के दल में मान लो अलग अलग व्यक्ति हैं जो लड़ रहे हैं, जैसे एक व्यक्ति, दो व्यक्ति, तीन, चार, ये सभी क्या हैं, चुनाव लड़ रहे हैं। तो ये पूरा का पूरा दल है, ये भी अपना ब्यौरा देगा और ये अलग अलग व्यक्ति भी अपना इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को अपने चुनावी खर्च का ब्यौरा देंगे। लेकिन इस जो पूरा दल है, पूरे दल के ऊपर कोई लिमिट नहीं कि वो कितना रुपया खर्च करेगा, लेकिन जो अलग अलग व्यक्ति हैं, जो प्रत्याशी हैं, उन व्यक्ति के ऊपर क्या है, लिमिट सेट कर दी गई है। और ये लिमिट क्या है दोस्तों, हमने पीछे देख भी ली है कि जो लोकसभा के लिए है 54 लाख रुपए से 70 लाख रुपए और विधानसभा के लिए 20 लाख रुपए से 28 लाख रुपए तक खर्च किए जा सकते हैं। लेकिन जो एज अ पार्टी के रूप में, एक दल के रूप में कितने रुपए खर्च किए जाएंगे, इसका कोई हिसाब किताब नहीं देना है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। मतलब कोई लिमिट सेट नहीं की गई है खर्च की। सो दोस्तों, यदि किसी व्यक्ति को अयोग्य घोषित कर दिया है तो उसका उपचार क्या है, तो उसका उपचार क्या है, अपील की जा सकती है न्यायालय में। तो प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर की बात की गई है कि कोई भी व्यक्ति यदि अयोग्य घोषित किया जाता है या दोष सिद्ध होता है तो उसे क्या है 6 साल तक सज़ा मिलेगी ही मिलेगी, 6 साल तक वंचित किया जाएगा सज़ा काटने के बाद, और उसे अपनी सीट रिक्त करनी होगी अयोग्यता होने के आधार पर। अब बात करते हैं दोस्तों 1951 में आम चुनाव की अधिसूचना, कि आम चुनाव की अधिसूचना किस तरह से दी जाएगी। तो आरपीए एक्ट 1951 के कानून के आधार पर राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की अधिसूचना, तो राज्यसभा में क्या है दोस्तों, हर 2 साल में क्या है, चुनाव होते हैं। तो राज्यसभा के जो द्विवार्षिक चुनाव हैं उसकी अधिसूचना, लोकसभा के आम चुनावों की अधिसूचना और राज्य विधानसभाओं के चुनाव की अधिसूचना और साथ ही राज्य विधान परिषदों के चुनावों की सूचना क्या है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया देगा। इसके लिए क्या किया जाएगा, एक नामांकन नोटिस लगाया जाएगा, समय और स्थान की जांच की जाएगी, नामांकन की जांच की जाएगी और उम्मीदवार से वापसी, साथ ही चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों की सूची का प्रकाशन किया जाएगा। सो दोस्तों इतना काम किया जाएगा आम चुनाव की अधिसूचना में। तो हमारे क्या है, लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानमंडल में हम क्या देखेंगे, विधानसभा और विधान परिषद। तो इन सभी के इलेक्शन के लिए कब इलेक्शन किया जाएगा, किस तरह से जांच पड़ताल होगी, इन सब के लिए क्या है दोस्तों, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया अधिसूचना जारी करेगा। दोस्तों इसी कानून के आधार पर जो उम्मीदवार हैं और उसके कार्यकर्ता हैं तथा पोलिंग एजेंट हैं, इन सभी को भी तय करने का काम इस एक्ट के द्वारा किया जाएगा। सो देखा दोस्तों, आरपीए एक्ट 1951 के अनुसार क्या है, जो भी उम्मीदवार हैं पॉलिटिकल पार्टी के, उसके कार्यकर्ता हैं और पोलिंग के एजेंट हैं, तो उन सभी को तय करना का काम भी क्या है, इसी एक्ट के आधार पर किया जाएगा। आरपीए एक्ट 1951 की यदि बात करें तो चुनाव संचालन करने के कुछ प्रशासनिक मशीनरी की भी बात करता है। तो आरपीए एक्ट 1951 में हमें प्रशासनिक मशीनरी जो भी है चुनाव संचालन करने वाली, उसके बारे में हमें प्रावधान देखने को मिलते हैं। तो इसी कानून के द्वारा चुनाव आयोग के द्वारा आवंटित किए जाने वाले कार्य मुख्य निर्वाचन अधिकारी के कर्तव्य, जिला निर्वाचन अधिकारी के सामान्य कर्तव्य और जितने भी हमारे प्रेक्षक हैं, रिटर्निंग ऑफिसर हैं, क्या है दोस्तों, जितने भी हमारे रिटर्निंग ऑफिसर हैं, असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर है, इन सब के कर्तव्यों का स्पष्ट किया जाता है। सो दोस्तों क्या है, फिर से हम देख लेते हैं कि जो निर्वाचन अधिकारी हैं, निर्वाचक जिला के अधिकारी हैं, रिटर्निंग ऑफिसर है, इन सभी को क्या है 1950 के में इसकी व्यवस्था की गई है, लेकिन इनके कर्तव्य क्या होंगे 1951 में बताया गया है। सो दोस्तों दोनों में हमें डिफरेंस याद रखना होगा, 1950 में और 1951 में। आरपीए एक्ट 1951 राजनीतिक दलों के पंजीकरण से संबंधित है। इसमें क्या, इन्हें अपना ब्यौरा देना होगा। यदि कोई भी दल है, संघ निकाय है, किस
जो भी दल है और जो निकाय है वो किस नाम से है, उसका कार्यालय कहाँ अवस्थित है, उसका अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है, उसका कोषाध्यक्ष कौन है और सदस्य कितने हैं, इन सभी का ब्यौरा भी आरपीए एक्ट 1951 के अनुसार राजनीतिक दल को देना होगा। जैसे कि मान लीजिए दोस्तों, अभी हाल में बीजेपी है, तो ये बीजेपी मान लो कोई दल है, तो इस दल का नाम क्या है, इसका कार्यालय कहाँ पर है, इसका अध्यक्ष कौन है, बीजेपी का सचिव कौन है, इसका कोषाध्यक्ष कौन है, इसके कितने सदस्य हैं, सदस्य संख्या है, इनके मेंबर ऑफ वो क्या प्रत्याशियों की संख्या क्या है, तो इन सभी का ब्यौरा क्या है आरपी एक्ट 1951 के अनुसार देना होगा। कोई भी राजनीतिक दल विदेशी अंशदान नियमन कानून के अनुसार विदेशी चंदा स्वीकार नहीं कर सकता। तो दोस्तों क्या है, फेमा के एक्ट के अनुसार कोई भी राजनीतिक दल क्या है विदेश से चंदा स्वीकार नहीं कर सकता। 1951 में चुनाव संचालन, तो आरपी एक्ट क्या है दोस्तों 1951 क्या है, चुनाव के संचालन से मतलब जब अधिसूचना जारी होगी और उसके बाद किस तरह से कार्यवाहियाँ होंगी तो उससे संबंधित है। आरपी एक्ट 1951 में चुनाव का विवाद निपटान से संबंधित प्रावधान भी हमें देखने को मिलते हैं। 1951 का दोस्तों सेक्शन 123 की हम बात करेंगे। इसमें कहा गया है कि कोई भी प्रत्याशी की अपील प्रत्याशी एजेंट की अपील के संबंध में हमें देखने को मिलती है। तो आरपीए एक्ट 1951 में सेक्शन 123 इसके अंदर क्या है, कोई भी व्यक्ति है उसकी अपील से संबंधित है और प्रत्याशी का जो एजेंट है उसकी अपील से संबंधित प्रावधान हमें देखने को मिलेगा। मत देने या न देने की अपील के संबंध में हमें भी प्रावधान देखने को मिलेगा। इसमें कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा आदि समुदाय के आधार पर चुनावी अपील करना और भ्रष्ट प्रक्रिया में शामिल है। तो ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा है दोस्तों कि भ्रष्ट प्रक्रिया है। कोई भी व्यक्ति क्या है धर्म, मूल वंश, जाति और समुदाय के आधार पर चुनाव में अपील करता है तो ये एक प्रकार की चुनावी भ्रष्ट प्रक्रिया है, ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है। तो इसका कुल मिला के उद्देश्य दोस्तों ये है कि यदि कोई भी व्यक्ति जब इलेक्शन में जब भाषणबाजी करेगा तो अपनी भाषणबाजी में धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा आदि के समुदाय आदि के आधार पर क्या है अपनी अपील नहीं करेगा। मतलब अपनी चुनावी घोषणाओं में धर्म, मूल वंश, जाति, भाषा, समुदाय, क्षेत्र आदि को परिलक्षित नहीं करेगा। तो ये सब दोस्तों क्या है सेक्शन 123 के अंदर जो प्रत्याशी व्यक्ति है और उनके एजेंट हैं ये अपील की बात करने की बात की है कि किस तरह की अपीलें प्रत्याशी के द्वारा और उनके एजेंटों के द्वारा की जाएगी। इस संबंध में हमें प्रावधान देखने को मिलते हैं। सो दोस्तों हमने देखा किस तरह से रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1950 जो इलेक्शन से पहले की गतिविधियों से संबंधित है और रिप्रेजेंटेशन एक्ट 1951 इलेक्शन के दौरान और इलेक्शन के बाद की प्रक्रियाओं से संबंधित है। दोस्तों कुछ मेंस में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे गए हैं, उनके ऊपर नज़र बना लेते हैं। भारतीय लोकतंत्र चुनाव प्रणाली में जनप्रतिनिधित्व अधिनियमों ने किस प्रकार से अपनी भूमिका निभाई है। तो इसमें पूछा गया दोस्तों आरपी एक्ट 1950 और 1951 ने किस तरह से भारत की जो चुनाव प्रणाली है उसमें भूमिका अदा की है। फिर पूछा गया है 1951 में 1951 का जो आरपी एक्ट है भारतीय चुनाव प्रणाली में अनैतिक प्रचलनों को समाधित करने में सफल हो पाया है। तो इसमें पूछा गया है कि जो आरपीए एक्ट 1951 है क्या चुनाव प्रणाली में जो अनैतिक प्रक्रियाएं हैं उनको समाधान करने में सफल हो पाया है। समालोचनात्मक विवरण प्रस्तुत करना है। चुनाव सुधार से आप क्या समझते हैं, इसके महत्व को समझाइए और उन सुधारों को सूचीबद्ध कीजिए जिनकी तत्काल आवश्यकता है। तो दोस्तों जब भी हम इलेक्शन रिफॉर्म की बात करेंगे उसमें हम आरपीए एक्ट 1950 और आरपीए एक्ट 1951 दोनों को ही शामिल करना होगा। राजनीतिक सिद्धांत क्या है, क्या भारतीय राजनीति में विपदगमन के लक्षण विद्यमान हैं, परीक्षण कीजिए। सो दोस्तों ये भी बहुत स्टैंडर्ड और हाई क्वालिटी क्वेश्चन है। भारतीय लोकतंत्र के विशेष संदर्भ में उन आवश्यक और अनावश्यक बुराइयों का विवरण प्रस्तुत कीजिए जो भारतीय लोकतंत्र को दीमक की तरह खराब कर रहे हैं। तो दोस्तों भारत में क्या है दीमक की तरह वे कौन से प्रावधान हैं उनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। भारत राजनीति के व्यवहार सिद्धांत, तो राजनीति के सिद्धांत और व्यवहार का समाज के सापेक्ष परीक्षण कीजिए। सो दोस्तों समाज पर राजनीति के जो सिद्धांत हैं और उनके व्यवहार हैं किस तरह से प्रभावित करते हैं इसका परीक्षण हमें करना है। इस बात को भी समझाइए कि क्या
क्यों व्यवस्था और कुव्यवस्था का शिकार हो जाती है। तो दोस्तों इसमें बताया गया है कि जो एक व्यवस्था है कुव्यवस्था का शिकार क्यों हो जाती है। तो दोस्तों इसका आंसर ये है, इसका प्रश्न पूछने का आशय ये है कि भारत के संविधान में हम संसदीय लोकतंत्र को देखते हैं, साथ ही हम देखते हैं कि निष्पक्ष चुनाव प्रणाली की बात करते हैं, साथ ही हम देखते हैं कि हमारा जो इलेक्शन होगा पूरी तरीके से निष्पक्ष होगा। लेकिन ये इतनी अच्छी व्यवस्था कुव्यवस्था क्यों बन जाती है, क्यों कुव्यवस्था का शिकार हो जाती है, इसका हमें एनालिसिस करके दिखाना है। क्या प्रतिनिध्यात्मक शासन प्रणाली में सच्चे अर्थों में जनता का शासन सुनिश्चित हो पाया है, जैसा कि अब्राहम लिंकन ने कहा था कि जनता के लिए, जनता के द्वारा और जनता के लिए शासन, क्या इसको हम सफल होते हुए देख पा रहे हैं? इसका आलोचनात्मक परीक्षण करना है। आरपी एक्ट 1950 तथा 1951 में क्या अंतर है, समझाइए। सो दोस्तों इस तरह के कुछ खास क्वेश्चन हमने देखे हैं कि किस तरह से इस एक्ट के माध्यम से इनमें स्पेशल क्वेश्चन बन सकते हैं। सो आई होप दोस्तों इस तरह के वीडियो से रिवीजन आपका फास्ट हुआ होगा। यदि अच्छा लगा तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।